हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट की मैराथन के बारे में। तो आज हम इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें टॉपिक नंबर 1 के बारे में। तो इस टॉपिक का नंबर 1 में अपन कवर करेंगे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। मीनिंग देख लेते हैं। सेल्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल्स फोर्स टू अचीव सेल्स ऑब्जेक्टिव। जो सेल्स मैनेजमेंट होता है वो प्रोसेस है किस चीज का? प्लानिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का किसके लिए? सेल्स टीम के लिए, सेल्स फोर्स के लिए, किससे जिससे कि वो क्या कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव को, जो सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। इट इंक्लूड रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग सेल्स पर्सनल। कि इसमें क्या होता है, जो सेल्स पर्सन होते हैं, तो सेल्स के पर्सनल, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, उसकी रिक्रूटिंग से लेके उसकी इवेल्युएटिंग तक, मतलब कि इसमें क्या क्या काम आ जाता है अपने। रिक्रूटिंग आ जाती है, रिक्रूटिंग करने वाले उसकी ट्रेनिंग आ गई, ट्रेनिंग करने वाले उसको मोटिवेशन पार्ट आ गया कि किस तरीके से इंसेंटिव के थ्रू या कंपनसेशन थ्रू किस तरीके से अपन मोटिवेट कर सकते हैं उसको। जैसे उसको सुपरवाइज करना कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, जो उसके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा, और उसको इवैल्यूएट करना कि किस तरीके से वो काम अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा। अब इसके अपन की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसके की कंपोनेंट्स क्या रहता है? सबसे पहले रहता है प्लानिंग, सेटिंग सेल्स गोल्स, फोरकास्टिंग डिमांड एंड बजटिंग रिसोर्सेज। क्या है ना, इसमें अपन क्या करते हैं कि जो सेल्स गोल्स है उसको सेट करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करके, और बजट को एलोकेट करते हैं। कैसे? कि क्या अपन का क्या सेल्स गोल है, क्या है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या रहने वाली है, उसके अकॉर्डिंग अपने फोरकास्ट करते हैं डिमांड को कि अपनी क्या डिमांड रहने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग अपन जो जितना भी बजट है उसको उसको देखते हैं कि अपने पास कितना कितना बजट है, क्या क्या बजट है, उसको कहाँ किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग द सेल्स टीम, डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि इसमें अपन को क्या होता है, जो सेल्स टीम होता है उसको स्ट्रक्चर करना होता है कि जैसे अगर एक इतने किलोमीटर का एरिया है तो इसमें अपन किस किस तरीके से कवर करेंगे, उसको कैसे कैसे टीम को बांटेंगे कि जिस तरीके से सारा एरिया कवर हो पाए। फिर उसके साथ उस टीम के सारे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करेंगे कि वो क्या क्या किसके सेल्स टीम के सेल्स जो इंडिविजुअल है उसके टीम के और ग्रुप के क्या क्या उसके गोल्स हैं और क्या क्या उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द सेल्स पोजीशन। किसमें स्टाफिंग में क्या करते हैं अपन? जब अपन ने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद अपन रिक्रूट करते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं सेल्स पर्सनल को कि किस तरीके से कौन सा जो कैंडिडेट है वो सूटेबल रहेगा हमारे सेल्स पोजीशंस के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट नॉलेज एंड सेलिंग टेक्निक्स। की जो सेल्स पर्सनल को, अगर मैंने पहले प्लानिंग कर ली कि अपना क्या सेल्स का टारगेट है, डिपार्टमेंटल चलता है, अगर अपन डिपार्टमेंट समझ के चलें इसको, तो सबसे पहले अपन डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं कि अपनी क्या क्या डिमांड रहेगी, क्या क्या सेल्स गोल्स रहेंगे, कि अपने पास कितना कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग अपन ऑर्गेनाइज करेंगे कि अपन को कितने कितने सेल्स मैनेजर्स की, कितने कितने सेल्स टीम की, कितने एग्जीक्यूटिव्स की, कितने कैंडिडेट्स की नीड है। उसके बाद अपन उतने जो रिक्वायरमेंट है उनको अपन रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको ट्रेनिंग करेंगे कि अपन उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, उसके सेलिंग टेक्निक के बारे में समझाएंगे, किस किस तरीके से तुमको सेल करना है। तो उनको सारी प्रोडक्ट नॉलेज देंगे, जिससे कि जब वो जो कस्टमर है उसके सामने जब वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने ब्रांड को, तो वहाँ पे उसके कोई दिक्कत नहीं है। वो हैंड टू हैंड उसकी क्वेरीज होती है, जो कस्टमर के जिसको ऑब्जेक्शन होता है उसको हैंड टू हैंड उसको डील कर पाए। उसके बाद डायरेक्टिंग, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग द सेल्स टीम। की जब ट्रेनिंग अपन ने कर दी, उसको सारे तरीकों से अपन ने उसको ट्रेन कर दिया, वो अपने काम पे जाने के लिए परफेक्ट हो गया, तो अपन उसको लीड करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे किस तरीके से कि ये काम करना है तुमको, किस तरीके से क्या नहीं करना, उसको बताएंगे कि अगर वो कहीं कोई गलती कर रहा है तो उस चीज को उसको सही करने को बोलेंगे उसको इस तरीके से। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग सेल्स परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नीडेड। भी सेम है, जब अपन उसको डायरेक्ट करें कि तुमको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, उसके बाद जो उसका काम होगा उसको देखते हुए अपन उसके बाद उस चीज को मैनेज करेंगे कि वो कैसा काम कर रहा है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसकी जो परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी रहेगी, उसको और अपन आगे मोटिवेट करेंगे। बट अगर वो थोड़ा सा भी गलत काम कर रहा है, अगर फिर गलत काम मतलब कि वो अपनी डील्स को क्लोज नहीं कर पा रहा है या फिर अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अपन उसको परफॉर्म मैनेज कर मॉनिटर करेंगे और उसको अलग करेक्टिव एक्शन लेंगे अगर अपन को जरूरत दिखती है तो। उसके बाद है स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग द फ्यूचर सेल एंड सेटिंग और सेटिंग टारगेट्स। वही है कि स्कोप क्या है, कि सेल्स मैनेजमेंट नीड कहाँ पड़ती है अपन को एक तरीके से, कि अपन को क्या जब कहाँ पड़ती है कि जब अपन को फ्यूचर सेल्स एस्टिमेट करनी होती है, फिर टारगेट को सेट करना पड़ता है। टेरिटरी मैनेजमेंट, कि अपन को जब जोग्राफिकल एरियाज में सेल्स पर्सनल को एलोकेट करना होता है कि किस किस एरिया में कौन कौन सा पर्सनल जाएगा, क्या क्या काम करने का, किस किस तरीके से। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, जब अपन को सेल्स पर्सनल का रिक्रूटिंग करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, उसको इवेल्यूएट करना होता है परफॉर्मेंस को। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, की जब कस्टमर और जो अपने वो है कंपनी है, जो ब्रांड है, उसके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। कि पहले का टाइम होता था कि पहले के टाइम में ट्रेडिशनल से आगे भी आता है, आएगा अपना ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न टेक्निक्स। तो ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक्स में क्या होता था कि ट्रेडिशनल पुराने टाइम में क्या था कि तुमने जो कहीं बस सेल कर दिया उसके बाद कोई मतलब नहीं है। बट आज के टाइम पे क्या न्यू टेक्नोलॉजी में क्या न्यू जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फिर मॉडर्न मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म रिलेशंस के ऊपर बिल्ड किया जाता है कि एक बार अगर आपके कस्टमर आ गया तो वो आपके पास लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा आपके पास साथ बना रहा है। उसके बाद सेल्स स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूटिंग प्रमोशन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। की जब अपन ने कस्टमर से रिलेशन बना लिया, से अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज कर लिया, टेरिटरी डिसाइड कर लिया, अपने सेल्स प्लानिंग और फोरकास्ट कर लिया, उसके बाद अपन को क्या काम आता है कि जो सेल्स स्ट्रेटेजी है उसको इंप्लीमेंट करें, कि उसको प्रमोशनल ऑफर्स निकालें, जो नए नए डिस्काउंटिंग ऑफर्स निकालें, प्राइस के बारे में बात करें कि किस अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, किस तरीके से प्राइस होना चाहिए, इस तरीके से।
उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट कि सेल्स मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या होती है। सबसे पहले वही बात है कि सेटिंग ऑफ द टारगेट, अचीव द सेल्स टारगेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि अपन को सेल्स टारगेट को अचीव करना है, प्रॉफिट कमाना है। बिल्ड एंड मेंटेन अ मोटिवेटेड सेल्स टीम कि अपन को मोटिवेटेड सेल्स टीम रहनी चाहिए, अपन को उसको बनाना है और उसको कंटिन्यूस जो लाइफ टाइम को जब तक वो बढ़ना काम कर रहा है हमारे पास, जब तक वो पर्सनल काम कर रहा है, तब तक उसकी मोटिवेशन जो मेंटेन रहनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि सेल्स हमेशा अपनी इंक्रीज होते गए और जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्रोथ लेवल पे वर्क करेगी। उसके बाद आता है इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी, किसमें क्या करता है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी होती है उसको बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ता है कि अगर सामने वाला अगर अपनी सेल्स टीम अच्छी है, अगर वो है ना पोस्ट पोस्ट सेल सर्विस दे रही है, प्री सेल सर्विस भी दे रही है, उसके इंस्टॉलेशन वगैरह अगर कोई पार्ट है सेल्स का वो अच्छे से कर पा रही है, अगर उसकी क्वेरीज अगर आ रही है वो उसको अच्छे से डील कर पा रही है, उसकी वारंटी वगैरह क्लेम करने में हेल्प कर रही है, इस तरीके से वो क्या होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब उसकी लॉयल्टी बढ़ती है। एंश्योर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कि जो अगर अगर सेल्स टीम है और लॉजिस्टिक्स टीम है, अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट है वो आसानी से इजी वे में हो पाएगा, तो अपन ज्यादा से ज्यादा आसानी से अपन उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस कि सेल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ड्राइव रिवेन्यू एंड मार्केट शेयर कि जो रिवेन्यू है उसको इंक्रीज करना, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। कि एक मान के चलो अगर एक एरिया है, ठीक है, एक मार्केट है, इसमें चार टीम अलग अलग काम करी है, तो इसका मान से ए टीम ये है, बी टीम ये है, सी टीम ये है, डी टीम ये है। तो इसमें क्या होगा कि बी टीम ए टीम को भी कवर करना चाहिए, बी को भी कवर करना है, सी को भी, कि वो अपना पूरा मार्केट अपने कवर करना चाहिए कि अपनी टीम की ग्रोथ हो। अब उससे क्या होगा अगर उसके पास सेल्स पर्सन होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा जाकर के ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, जिससे कि उसके सेल्स की ग्रोथ होगी और मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। बिल्ड कंपटीटिव एडवांटेज कि मान के चलो सामने वाली कंपनी के पास 10 सेल्स पर्सन है और अगर अपन 15 लेके चलते हैं तो जितना काम वो 10 जने करेंगे उससे डबल काम हम 15 दिन में करवा के अपने मार्केट शेयर को और ज्यादा एक्यूपाई कर सकते हैं। इंप्रूव कस्टमर सर्विस एंड रिटेंशन कि अगर अपने पास सेल्स सर्विस ज्यादा होगी, सेल्स सर्विस अच्छी होगी, तो सेल्स उससे क्या होगा कि कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी, कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी तो कस्टमर का रिटेंशन आएगा, रिटेंशन आएगा तो उससे क्या होगा कि अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर अपन न्यू लॉन्च भी करते हैं तो उसको रिटेन करने में भी कंपनी लोगों को दिक्कत नहीं है, कस्टमर दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी ब्रांड इमेज पहले से स्टैब्लिश हो चुकी है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फील्ड एजुकेशन कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करता है किस तरीके से फील्ड को एजुकेशन, क्योंकि सेल्स टीम जो होती है वो कस्टमर के साथ कनेक्ट रहती है, जब मार्केट के साथ कनेक्ट रहती है सेल्स टीम तो उसको मार्केट की करंट कंडीशन का जो करंट पोजीशन है वो भी पता होती है। तो उसके से क्या होता है कि जो टॉप लेवल डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को अच्छे से बना सकते हैं। अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने हैं। पहला टॉपिक हमने खत्म हुआ तो सेकंड आ जाता है सेकंड सेटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्ट कि पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्ट है उसको कैसे सेटिंग और फॉर्मुलेट किया जाए। Personal selling objectives are specific goals set for the sales force to achieve through direct interaction with customer कि जो पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या करता है स्पेसिफिक गोल सेट करके काम करता है कि सेल्स टीम के लिए कि जिससे कि क्या करता है वो अपने पर्सनल गोल के साथ साथ अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करके उनको अचीव कर पाए। दीज ऑब्जेक्टिव गाइड द सेल्स पीपल एक्शन एंड अलाइन देम विद द ओवरऑल मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज कि इसमें क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको गाइड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग उनके एक्शंस के लिए और उनको एक साथ अलाइन किया जाता है किसके किसके साथ कि मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रेटजी दोनों को मिला करके किस तरीके से आप अपने पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स को काम में कर सकते हो। तो अगर अपन टाइप देख लेते हैं इसमें क्या होता है। टाइप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्ट्स, सेल्स वॉल्यूम ऑब्जेक्टिव्स की फोकस ऑन रेवेन्यू यूनिट सोल्ड एंड मार्केट शेयर। इसमें क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्ट में कि फोकस किया जाता है किसके ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर, जो सेल्स के सेल्स जनरेट करे उसके ऊपर, उस पर अपनी कितनी यूनिट सोल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर, जो मार्केट शेयर है उसका उसके ऊपर, कि इसमें टोटल ऑफ मार्केट शेयर के ऊपर, यूनिट सोल्ड के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हमें 10 लाख यूनिट्स 10 लाख की जो सेल्स है वो अचीव करनी, अब 10 लाख कैसे अचीव कर सकते हैं, या तो अगर उसके प्रोजेक्ट को 100 रुपए है तो अपन उसको 100 रुपए का यूनिट सेल कर दें कि अपन को हाँ भाई जैसे मान के चलिए कि क्या नाम से कि 10,000 यूनिट सोल्ड कर दिया अपन ने तो उससे कवर हो जाएगा, या फिर मार्केट प्राइस कम कर दी उसके अकॉर्डिंग वो कर लिया, ऑफर चला दी इस तरीके से। या फिर अपने पास इतना सा मार्केट था पहले बट अपन ने इतना ज्यादा और मार्केट कवर कर लिया, इससे भी अपना टारगेट अचीव हो सकता है। नेक्स्ट आता है मार्केट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एम टू एंटर न्यू मार्केट फॉर इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन इन एग्जिस्टिंग वन कि अपने एक मार्केट को छोड़ते हैं, जैसे अपन इसमें बात करते हैं एक मार्केट को छोड़ते हुए दूसरे मार्केट में एंट्री लेना, जैसे कि एट 50 रिटेल आउटलेट इन टीयर 2 सिटीज की जो भी टीयर 1 सिटीज है, मान के चलते हैं अगर अपने ये टीयर 1 सिटीज था, इस टीयर 1 सिटीज में अपने 50 आउटलेट्स हो गए थे, 80 आउटलेट्स हो गए थे, तो अपन ने क्या करा नेक्स्ट उसमें जाकर के 50 और खोल दिए या फिर 10 और खोल दिए, जिससे कि मार्केट को और अपन अच्छे से अच्छे कवर कर पाए। कस्टमर रिलेशनशिप ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की कस्टमर, किस पे अपन क्या करते हैं कि जो कस्टमर्स होता है कस्टमर रिलेशनशिप को ऑब्जेक्टिव को बिल्ड करते हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि इसमें अगर सबसे अच्छा एग्जांपल अगर अपन ले तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का ऊपर ले सकते हैं कि एफएमसीजी में क्या होता है कि कस्टमर का जो टेस्ट है वो मैटर करता है, तो कस्टमर को अगर एक जैसा टेस्ट हर जगह मिलेगा तो वहां पे वो क्या करेगा उनके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाएगा, और अगर वो टेस्ट अच्छा मिलेगा तो उसके साथ ऑब्वियसली बात है वो लाइफ टाइम के लिए भी जुड़ा रहेगा। उससे क्या होता है कि कस्टमर रिटेंशन रेट बढ़ जाता है।
नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, एम्फसाइज जनरेटिंग हाई मार्जिन सेल्स और रिड्यूसिंग सेलिंग कॉस्ट। कि इसमें क्या होता है कि हाई मार्जिन सेल्स के ऊपर अपन ध्यान देते हैं और अपने जो सेलिंग कॉस्ट है उसको कम किया जाता है। जैसे कि इंप्रूव प्रॉफिट मार्जिन बाय 5%। मान के चलो अगर अपनी सेलिंग कॉस्ट जो हो रही थी, कि जो सेल्स करने में अपनी कॉस्ट हो रही थी 5 रुपए की हो रही थी पर प्रोडक्ट, बट अपन ने उसको कम करके कितना कर लिया, 3 रुपए कर लिया, तो 2 रुपए जो पर प्रोडक्ट आ रहा है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन हो गया वहां पे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, प्रमोट न्यू प्रोडक्ट्स और फोकस ऑन स्पेसिफिक आइटम। कि जो अपने नए प्रोडक्ट को फोकस करता है, इसमें नए प्रोडक्ट जो होते हैं उनको प्रमोट करता है और स्पेसिफिक आइटम जो होते हैं उनको फोकस करता है। जैसे कि इंक्रीज सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट बाय 30%। जैसे मान के चले अगर कोई है ना कंपनी की बात करता है, उसने अगर अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसमें क्या करेगी, चाहे उसके पुराने वाले प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए, बट जो नया प्रोडक्ट है उसकी डिमांड आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब है ना वो उसके थोड़ी अगर मान के चलो ये भी 10 रुपीज का सेगमेंट है, ये भी 10 रुपीज का सेगमेंट में, तो ऑब्वियसली बात है कि बंदा या तो ये परचेस करे, फिर ये परचेस करे, दोनों तो परचेस करेगा नहीं। तो इस वजह से कि उसमें क्या करना पड़ेगा उसको, फिर इसको वाले को थोड़ा सा डाउन करके इसको इंक्रीज करना पड़े, ताकि जो सेगमेंट है वो दोनों का बराबर आ सके, बैलेंसिंग आ सके। अब इसमें स्टेप्स क्या होता है फॉर्मुलेट करने पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहले आ जाता है एनालिसिस सेल्स एनवायरनमेंट, कि अपन को पहले सेल्स एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के, अपन को मार्केट का एनालिसिस करना है कि मार्केट में किस तरीके से क्या क्या कंडीशन चल रही है, मार्केट में क्या क्या कौन कौन कॉम्पिटिशन, कस्टमर के प्रेफरेंस क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, इस तरीके से। फिर उसके बाद अलाइन करना होता है अपने कॉर्पोरेट गोल्स को, कि सबसे पहले अपन को मार्केट गोल देख लिया, फिर अपने कॉर्पोरेट गोल को देखा, मतलब कंपनी गोल को देख लिया, कि एंश्योर सेल्स ऑब्जेक्टिव सपोर्ट मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का, मार्केटिंग ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल को सपोर्ट करते हुए अपन को ऑब्जेक्टिव्स का इंश्योर करना है कि अपन को किस किस तरीके से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व सेल्स मैनेजर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि एनकरेज इनपुट फ्रॉम द फील्ड टू क्रिएट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स। कि अपन को क्या करना है कि सेल्स मैनेजर को इन्वॉल्व और रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब कि अपनी सेल्स टीम को इन्वॉल्व करना होगा किस तरीके से, कि अपन को जो अपनी रियलिस्टिक इमेज है कहाँ पर मार्केट में, उस चीज को अच्छे इंप्रूव कर पाए, और जो गोल्स हैं उन्हें, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल उन्हें सेट किए उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट आता है मेक ऑब्जेक्टिव स्मार्ट, कि अपने ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट क्या निमोनिक है, इस निमोनिक के बेस पर अपन को क्या करना है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव जो सबको क्लियर होने चाहिए, मीजरेबल होने चाहिए, कि जो ऑब्जेक्टिव है वो मीजर करने लायक होने चाहिए। ये नहीं कि अपन ने कुछ टारगेट बना लिया और जो मीजरेबल भी नहीं हो, मीजरेबल के साथ साथ अचीवेबल भी होना चाहिए, कि जो अचीवेबल हो, कि अपन को ये नहीं होना चाहिए कि अपन को नया नया मार्केट अचीव, नया नया मार्केट अपन ने जाना है, कि वहां पर अपने पास 10 यूनिट जो सेल होने रही है और अपन ने 1 लाख की यूनिट्स का टारगेट कर लिया। इस तरीके से रेलिवेंट रहनी चाहिए चीजें, और टाइम बाउंड, की एक टाइम बाउंड में होना चाहिए कि अगर अपन को 100 प्रोडक्ट बेचना है तो 1 दिन में बेचना है या फिर 1 मंथ में बेचना है, या किस तरीके से करना है, वो सारी चीज। रिव्यू एंड एडजस्ट रेगुलरली, कि अपन को परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी चाहिए और मॉडिफाई करनी चाहिए गोल्स को टाइम टू टाइम बेच सकते हैं मार्केट चेंजेस की वजह से। कि लाइक अगर अपन किसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर उसने 1 वीक काम किया, ठीक है, 2 वीक काम किया, अगर उसने इसमें यहाँ पे 100 सेल करी और अगर यहाँ पे 90 हुई, तो उसको मॉनिटर करना चाहिए कि उसकी जो 10%, जो 10 की प्रोडक्ट सेल हुई है, जो कम की हुई है, वो किस रीजन से है, अपन को किस तरीके से उसको और अच्छे से एक्शन लेकर के उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, की सेटिंग ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड क्लैरिफाई द सेल्स टीम। क्या इसमें क्या होता है, अपन डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और क्लैरिटी करते हैं किसको, सेल्स टीम को। उसके बाद क्या होता है हेल्प इन परफॉर्मेंस एवेल्यूशन, कि इसको परफॉर्मेंस एवेल्यूशन में मदद करता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज रिसोर्स एलोकेशन प्लानिंग, कि अपन उसमें क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं रिसोर्स एलोकेशन को और उसकी प्लानिंग करते हैं कि कहाँ का अपन को कौन कौन से रिसोर्स जो है उसको एलोकेट करना चाहिए, किस तरीके से हमको फायदा करेगा, किस तरीके से नुकसान करेगा। नेक्स्ट आता है मोटिवेट सेल्स पर्सन बाय डिफाइनिंग क्लियर टारगेट्स, कि अपन को सेल्स पर्सन जो होता है, जो सेल्स टीम होती है, उसको मोटिवेट करना चाहिए किस तरीके से अपने क्लियर टारगेट्स को डिफाइन करते हुए, कि किस तरीके से तुमको टारगेट को अचीव करना है। तो और जब तुम टारगेट अचीव कर लोगे तो कोई एक ऐसे ऐसे कंपनसेशन मिलेगा, तो अपने कंपनसेशन प्लान भी जो सेल्स पर्सन है उनको पहले ही बताने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं रिक्रूटिंग है सिलेक्टिंग सेल्स पर्सनल, कि अब जब अपन ने पहले 2 टॉपिक में क्या देखा था, कि पहले टॉपिक ने क्या देखा था कि सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है, उसके बारे में जाना था। और सेकंड वाले में अपन ने देखा कि उसको अपन जो पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अपन किस तरह से सेट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। जब अपन ने पहले सेल्स मैनेजमेंट कर लिया, उसके बाद अपन ने सेटिंग फॉर्मेट कर दिया, तो अपन क्या करेगा नेक्स्ट काम, स्टाफिंग का, जैसे अपन ने इसमें देखा था कि पहले प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, अब स्टाफिंग कर लेंगे। तो अगला तीसरा टॉपिक अपना क्या आ जाता है, रेगुलेटिंग एंड सेलेक्टिंग द पर्सनल सेल्स पर्सनल। इसकी मीनिंग में क्या कहते हैं, recruiting and selecting sales personnel involve attracting, evaluating and hiring the right candidates who can actively sell the company's product or services। कैसे में अपन क्या करना होता है कि अपन को रिक्रूट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है सेल्स पर्सनल को, जो कि क्या करे, अट्रैक्टिंग कर पाए, इवेल्युएट कर पाए, हायर कर पाए सही कैंडिडेट्स को। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, हायर करते हैं कैंडिडेट्स को, जो कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को इफेक्टिवली सेल कर पाए। दिस इज अ क्रूशियल फंक्शन एज द सक्सेस ऑफ द सेल्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। ये क्रूशियल फंक्शन होता है किसके सक्सेस के लिए, सेल्स टीम के सक्सेस के लिए, जो कि डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर के ऊपर। कि मान के चलिए अगर अपनी टीम में कोई बंदा ऐसा है कि जो काम ही नहीं कर रहा, तो उसकी पूरी पूरी ओवरऑल जो टीम है उसकी उसकी भी ग्रोथ कम होगी। उससे क्या होगा, जो बाकी के सेल्स पर्सनल है उनकी भी उनकी उनको जो उनका जो मोटिवेशन है वो भी कम होगा।
तो अब बात कर ले अपन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर टू अप्लाई द सेल्स पोजीशन। कि इसमें रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन सुटेबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं उस अपनी सेल्स पोजीशन के अप्लाई करने के लिए। स्टेप्स क्या होता है? आइडेंटिफाइंग मैन पावर लीड, कि अपन को सबसे पहले क्या है ना, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैन पावर की नीड शो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर कितने कितने मैन कितने कितने लोगों की जरूरत है। कि एक्सेस करंट एंड फ्यूचर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, जॉब एनालिटिक्स, जॉब एनालिसिस, डिफाइन जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल। कि जो मैनेजर होता है या फिर जो सेल्स मैनेजर होता है फिर एचआर होता है वो उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जॉब डिफाइन की जाती है, उसके बाद अपन को क्वालिफिकेशन दिखी जाती है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसकी स्किल क्या क्या होनी चाहिए। Sourcing candidates. Use various channel like job portals, employee referrals, campus drive, advertisement and recruitment agencies। कि इसमें क्या हो रहा है कि अपन को कैंडिडेट को जहाँ पे अपन ने जो जॉब निकाली है उसको पोस्ट करने का प्रॉब्लम प्रोसेस देख रहे हैं कि अपन को पोस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्या कैसे कर सकते हैं। जैसे जॉब पोर्टल हो गया, जॉब पोर्टल्स में क्या होगा, जैसे Naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, एम्प्लॉय रेफरल्स हो गए, उसमें क्या होगा कि अपने अपने साथ कोई काम कर रहा है उसने अपने घर का बंदा या फिर कोई नॉन का रिश्तेदार अपना है उसको डाल दिया। कैंपस ड्राइव के अपन कैंपस प्लेसमेंट में चले गए एडवर्टाइजमेंट करके या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा, कि जैसे बहुत एचआर कंपनी चलती हैं, एचआर एजेंसी चल रही है उनके बेसिस पे। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग एम्प्लॉय ब्रांड, कि क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंपनी टू अट्रैक्ट टैलेंट। कि अपन को पॉजिटिव इमेज बनानी है कंपनी की जिससे कि टैलेंट को आगे से आगे अट्रैक्ट किया जा सके। लाइक मान के चलते हैं कि एक लोकल ब्रांड है और एक है ना वहीं पे उसका है ना जो जो अच्छा ब्रांड है वो है। तो अब दोनों में से जिसकी पोजीशनिंग अच्छी है, कि अगर मान के चलते हैं कि अगर किसी कैंपस में अगर अपन गए वहां पे अगर लोकल बंदा लोकल ही रहना चाहता है तो हो सकता है लोकल बंदे को लोकल जो लोकल कंपनी है उसको प्रमोट उसके साथ जाना चाहे। लेकिन वहीं पे जो अंधा बंदा है जो अपने बाहर भी जा सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स के काफी बड़े हैं, तो वो अपनी ब्रांड इमेज के साथ जाना प्रेफर करेगा। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेशन। कि इसमें सिलेक्शन करते हैं, इसको नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी एप्लीकेशन इसमें से आई थी इसमें से कुछ को सेलेक्ट करना होता है कि किस तरीके से उसको अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को मिल सके। सिलेक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं? स्क्रीनिंग एप्लीकेशन इस शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। की अपन को ये कहना है एक तरीके से क्या हो गया उसकी क्वालिफिकेशन, सबसे पहले अपन ने क्वालिफिकेशन जो उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दी थी उसके बेसिस सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि अपन को 10 बंदे रिक्वायरमेंट थे तो अपने टॉप 20 स्टूडेंट्स ले लिए कि जो टॉप 20 में टॉप 20 ले लिए, जिनके मार्क्स वगैरह बैठे हैं उनके क्वालिफिकेशन बेस पे। नेक्स्ट आगे इंटरव्यू, कंडक्ट पर्सनल पैनल एंड सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज टू असेस कम्युनिकेशन मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कि अपने उसका इंटरव्यू लिया 20 जनों का इंटरव्यू लिया, उस पर अपन ने क्या देखा कि उसका पैनल पैनल बैठाया। ठीक है, तो उसका पर्सनल एक तो पर्सनल जो उसका व्यू है वो देखा, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज लिया उसका, जिससे कि अपन उसका कम्युनिकेशन देख पाए, मोटिवेशन देख पाए कि वो कैसा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कि रोल प्लेस दे करके उसको किस तरह की सिचुएशन दे दी, उसका कंडीशन दे दी, इस तरीके को किस तरीके से अपनी थिंकिंग को अडॉप्ट कर सकता है उस चीज में। उसके बाद है टेस्टिंग, में इंक्लूड एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी असेसमेंट एंड सेल्स सिमुलेशन। कि अगर अपन ने 20 जनों का इंटरव्यू लिया और उसमें से अगर अपन ने 15 सेलेक्ट करे तो 15 सेलेक्ट करने के बाद उसको अपन माइंड टेस्ट लेते हैं। माइंड टेस्ट पे क्या करते हैं अपन उसके बाद कि जो 15 सिलेक्शन जो है अपने उन सिलेक्शन पे क्या करते हैं अपन टेस्ट लेते हैं उनका, और जिससे कि क्या होता है उनकी एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है इसमें। अब मान के चले उसमें से अगर अपन ने 13 जनों का सिलेक्शन ले लिया, 13 जनों का जब सिलेक्शन लिया तो अपन उसका रेफरेंस चेक करेंगे कि अपन की वेरीफाई बैकग्राउंड से आ रहे हैं नहीं आ रहे, और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट क्या है। अपन जो उनका रेफरेंस चेक करते हैं तो उससे क्या रहता है कि उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है कि हाँ भाई बंदा ट्रस्टेबल है। लॉन्ग टर्म विजन के लिए अपन देख सकते हैं, नहीं देख सकते अगर इसको अपन कोई आगे रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उससे भागेगा तो नहीं। नेक्स्ट आता है फाइनल सिलेक्शन ऑफर, चूज द बेस्ट कैंडिडेट एंड इशू एन ऑफर लेटर। अगर मान के चल 13 बंदों में से अपन ने 10 बंदे ले लिए, उन 10 बंदों को अपन क्या करेंगे उसके बाद सिलेक्शन देंगे, उसको सिलेक्शन ऑफर देंगे और उसको पूरी पूरी सेल्स वगैरह जो जो भी ट्रेनिंग वगैरह है उसको आगे उसके लिए अपॉइंट करेंगे। उस पर आता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। कि अगर अपन को अगर कोई पर्सन है अगर उसको सेल्स पर्सन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। कि उसकी सबसे पहली बात है तो कम्युनिकेशन जो है वो एक्सेलेंट होनी चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि अपने आप को है ना समझाने का तरीका, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कस्टमर ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए, कस्टमर के माइंडसेट समझने वाला होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए अपने टू गोल्स के टुवर्ड्स। प्रोडक्ट एंड मार्केट नॉलेज, की उसको मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको प्रोडक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए। कि ये ना हो कि सामने बंदा जा रहा है कि हाँ भाई वो बंदा तो आर्ट्स बैकग्राउंड से है और कहने को, और उसको अपन ने मैंने टेक लाइन में भेज दिया, टेक प्रोडक्ट सेल करने के लिए भेज दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि उसको हैंड टू हैंड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली एबिलिटी होनी चाहिए। कि अगर उसके पास उसको प्रोडक्ट की फुल नॉलेज है तो उसमें से अगर कस्टमर ने कुछ भी उससे पूछा तो हैंड टू हैंड कस्टमर को जवाब दे करके अपनी एक रिप्रेजेंटेशन जो अच्छी कर सकता है। ऑनेस्टली एंड इंटेग्रिटी, कि उसमें क्या होगा कि ऑनेस्टी बंदे से, अगर वो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से काम करेगा तो अपने अपने क्या है कस्टमर्स को बाइंड कर पाएगा, लॉन्ग टर्म रिलेशन बना पाएगा, और वहीं पे उसका जो ऑफिस एनवायरनमेंट होगा या फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें वो अच्छे से काम कर पाएगा। अब
इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की? बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव मोटिवेशन मोटिवेटेड सेल्स फोर्स। किससे क्या होता है कि कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंट जो होता है वो बिल्ड होता है और सेल्स फोर्स मोटिवेट रहता है। रिड्यूस टर्नओवर एंड ट्रेनिंग कॉस्ट की जो टर्नओवर होता है वो कम होता है। किस चीज का? लेबर टर्नओवर जो होता है आ जा रही है उसका टर्नओवर कम होता है और ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर एक लेबर छोड़ के जाएगी हमको तो उसको लिए अपन दूसरे हायर करो, दूसरी के लिए अपन सेम सारी की सारी प्रोसेस जो है वो सारा सारा का सारा अप्लाई करना पड़ता है। इंक्रीज सेल्स परफॉर्मेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इससे क्या होता है कि सेल्स परफॉर्मेंस जो होती है वो इंक्रीज होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है। कि मान के चलो आज एक कस्टमर है, वो कोई लैपटॉप ले रहा है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, तो वो लैपटॉप लेने आया तो उसको ए पर्सन ने वो करा, क्या बोलते हैं, ए पर्सन अटेंड किया। वहीं उसके बाद वो मोबाइल लेने आया, जब वो मोबाइल लेने आया तो भी उसको वही मिला। तो अब वो जैसे एक दो बार जब मीटिंग हो जाती है तो सामने वाला कस्टमर भी हो जाता है कि यार बंदा मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी है और वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ये उसको हमेशा उसी ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है। उसके बाद रहता है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। जब कस्टमर का और इसका एक अच्छा रिलेशन बन जाता है सेल्स पर्सनल का, तो उससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को और स्टेबल बनने में अच्छे से मदद मिलती है। तो अपन को इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिलेक्शन प्रोसेस है, कि सिलेक्शन प्रोसेस मोस्टली एग्जाम से पूछा जाता है, तो इसमें से क्वेश्चन अच्छे से अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अपन इसमें जो स्टेप्स है उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपन को सबसे पहले क्या करना होगा। स्क्रीनिंग करनी होती है सिलेक्शन के लिए, इंटरव्यू लेने होते हैं, उसके टेस्टिंग लेने होते हैं, रेफरेंस चेक करना होता है, फाइनल फाइनल सिलेक्शन ऑफर देना होता है। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन उसको प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग एंड कंडक्टिंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कि अपन को सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को किस तरह डेवलप कंडक्ट करना है। कि जब अपन ने उसको हायर कर लिया, रिक्रूट कर लिया, तो उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको उस चीज के माहौल में डालेंगे। उसके लिए क्या कहता है कि सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर स्ट्रक्चर्ड एफर्ट्स टू एनहांस इन नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड टू सेल्स पर्सन टू इंप्रूव देयर एफिशिएंसी इन द फील्ड। तो जो सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो स्ट्रक्चर्ड एफर्ट्स होता है किसके लिए? नॉलेज को, स्किल को और एटीट्यूड को सेल्स पर्सनल के इंप्रूव करने, इनहेंस करने के लिए, जिससे कि वो फील्ड में इफेक्टिवनेस अपनी शो कर पाए। इट हेल्प्स न्यू रिक्रूट्स एंड एक्सपीरियंस पर्सनल स्टे अपडेटेड एंड मोटिवेटेड। तो ये क्या मदद करता है कि न्यू रिक्रूट्स होते हैं और जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको साथ आपको अपडेट करने में और मोटिवेटेड करने में। तो सेल्स ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो पहला जाता है इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड मार्केट नॉलेज, कि उसको प्रोडक्ट जो होता है उसको इम्प्रूव करना होता है, जो मार्केट नॉलेज है उसको वो भी इम्प्रूव करनी होती है, कि उसको जो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अपन उसके जो भी प्रोडक्ट है अपना, कि वो जब नया नया बंदा आ रहा है तो नया नया बंदा आ रहा है तो उसको मार्केट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी, ना ही उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी। तो सेल्स ट्रेनर्स क्या होगा, उसको प्रोडक्ट के बारे में और मार्केट के बारे में नई नई जानकारी देंगे अपन। इनहेंस कम्युनिकेशन परसेप्शन स्किल, की अपन उसको बताएंगे कि किस किस तरीके से अपन को कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से तुमको सामने वाले बंदे को ट्रीट करना है, किस तरीके से अपन को डील करना है। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोरल, कि उसको कॉन्फिडेंस और मोरल मोरल बूस्ट करना होता है, क्योंकि नए नए जब फ्रेशर आता है, फ्रेशर बंदा अगर कोई आ रहा है तो उसके उसके मन में क्या रहता है कि मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कि वो प्रेशर ले जाता है। जब प्रेशर बंदा अगर ले जाएगा तो काम अच्छे से बंदा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस तरीके से पहले कर सकता है। तो अपन को पहले काम यही करना होता है कि अपन को उसका कॉन्फिडेंस और जो मोरल है उसको बूस्ट करना होता है। उसके बाद आता है रिड्यूस मिस्टेक एंड सेलिंग कॉस्ट, कि जो अपने रिड्यूस रिड्यूस करते हैं किसको? मिस्टेक और सेलिंग कॉस्ट को, कि जो भी बंदा अगर कोई काम कर रहा है उस काम को करने के बाद उसकी जो कॉस्ट है उसको कम करना, उसकी सेलिंग का जो मिस्टेक्स है उसको इसको रिड्यूस करना। कैसे? कि मान के चलो एक स्किल लेवल है, एक अनस्किल लेवल है। ठीक है, अगर स्किल लेवल 100 यूनिट्स बना रही है और वहीं पे अगर 50 यूनिट्स ये इसके, तो 50 यूनिट्स अगर अनस्किल लेवल बना रही है तो बाकी की जो 50 यूनिट्स है वो स्किल लेवल उसको कवर करके जो कॉस्ट है उसको कम कर पाए। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी, कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी है वो उनको इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर उसकी ट्रेनिंग अच्छे से होगी वो उस पूरा प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में अच्छे से जान पाएगा, तो कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएगा और लॉयल्टी उससे कस्टमर की क्या लॉयल्टी बढ़ती है तो ब्रांड के टुवर्ड्स। नेक्स्ट आता है इक्विप सेल्स पीपल टू हैंडल ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग, कि वो सेल्स पीपल को इक्विपाई करता है किस तरीके से अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए और डील्स क्लोज करने के लिए, कि कस्टमर्स के जितने भी क्वेश्चन है, कि जितने भी ऑब्जेक्शन है उसको वो हैंड टू हैंड क्लियर करे। और उसके से क्या होगा कि वो जो डील्स है उसको क्लोज करने में उसको ज्यादा अच्छे से हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आता है कि स्टेप क्या होते हैं सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को डेवलप करने के। पहला आता है ट्रेनिंग नीड्स एंड असेसमेंट, आइडेंटिफाई स्किल गैप्स, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नॉलेज डेफिशिएंसीज एंड बिहेवियरल इश्यूज थ्रू ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड फीडबैक। तो अपन इसमें क्या आइडेंटिफाई करते हैं इसमें ट्रेनिंग के माध्यम से अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि इस स्किल में क्या क्या गैप है, उसको प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में क्या क्या है, उसको क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता, उसकी बिहेवियरल इशू कैसा है। कि मान के चलो एक बंदा एग्रेसिव नेचर का है और अपन ने उसको अगर वहाँ पे सेल्स के लिए भेज दिया, तो अग्रेसिव नेचर में क्या करेगा सामने वाला बंदा, कि अगर कस्टमर उससे ज्यादा थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे बोल जाता है, गलत बोल जाता है, वहाँ पे अग्रेसिव हो जाएगा और वहाँ पे हो सकता है कि उसकी ब्रांडिंग जो कंपनी की ब्रांड है उसकी इमेज को खराब कर दे। नेक्स्ट होता है सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि डिफाइन क्लियर मेजरेबल गोल सच एज इंप्रूविंग क्लोजिंग रेट बाय 15%। कि अपन को क्लियर और मेजरेबल गोल को डिफाइन करना चाहिए कि उससे क्या हो कि क्लोजिंग रेट जो है वो 15% से कम हो जाए, बढ़ जाए। कि
अगर सामने वाला बंदा कि उसकी जगह जो पहले बंदा ए काम कर रहा था और ये बंदा अगर जो बी काम कर रहा है, अगर ये 100 बंदों से मिल रहा है और ये भी 100 बंदों से मिल रहा था, अगर वो उन 100 बंदों में से 50 बंदों को रिटेन करके लेके आ रहा है, तो इस बंदे का काम क्या, वो 60 को रिटेन करके लेके आए। नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग द ट्रेनिंग कंटेंट, कि इसमें क्या होता है कि इंक्लूड टॉपिक लाइक प्रोडक्ट फीचर, कस्टमर हैंडलिंग, सेल्स टेक्निक, सीआरएम यूसेज, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कि इसमें क्या होता है, जो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किया जाता है कि प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स है, कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करना है, कस्टमर सेल्स की टेक्निक क्या करना चाहिए, इस कस्टमर रिलेटेड को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना चाहिए कि कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से उनको ज्यादा दिक्कत ना है। चूजिंग ट्रेनिंग मेथड्स, इसमें क्या रहता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया कि अपन को किस तरीके से ट्रेनिंग करानी चाहिए, कि अपन को सीधा उसको जॉब पे भेज दिया किसके साथ, सीनियर्स के साथ, जैसे उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई, क्लासरूम सेशन हो गया कि अपन उसके बाद में जैसे एक टाइम उसको 50-50 टाइम उसका स्पेंड कर दिया कि 50% टाइम में तो वो फील्ड पर रहेगा, कि फील्ड में सीख के आएगा, उस फील्ड को जो वहां से वो सीख के आएगा, उसको उसको क्लासरूम सेशन देते हैं कि इसमें तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर, तुमने या फिर ये उसको पता है कि तुमने ये अच्छा किया, तुमने ये गलत किया, इस तरीके से। नेक्स्ट होता है रोल प्लेइंग एंड केस स्टडीज, कि सीनियर्स का काम क्या होता है, जब सीनियर्स को काफी ज्यादा एक्सपर्टीज आ जाती है उनमें, तो उनको पता रहता है कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है, उनको उसके बेसिस पे केस स्टडीज बना देते हैं, उनको रोल प्ले कर देते हैं, सिचुएशन दे देते हैं, जिससे कि वो अच्छे से सीख पाए। ऑनलाइन मॉड्यूल्स एंड सिमुलेशन, कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर जैसे अपन है ना टेक्निकल फील्ड में जाता है, टेक्निकल फील्ड में जैसे एयरक्राफ्ट पायलट वगैरह जो फील्ड होती है, इसमें डायरेक्ट जो जो पर्सनल होता है, जो पायलट होता है, उसको सीधा अपन है ना पायलट प्लेन नहीं देते थे कि हाँ भाई तुम सीधे जाके प्लेन उड़ाओ, उसको जो सिमुलेशन टेक्निक्स होती हैं उनके थ्रू अपन उसको ट्रेन करते हैं। जैसे कि जो बस ड्राइवर होते हैं उनको भी बस चलाने का सीधा एक्सपीरियंस होता ही नहीं होता, तो उसके लिए भी जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, प्रोफेशनल जो जैसे वोल्वो की अगर कोई बस चल रही है, फिर वोल्वो ने अपनी कोई एजेंसी खोल रखी है, टैक्सी एजेंसी खोल रही है, तो उसमें क्या रहता है कि फिर वो अपने सिमुलेशन के जरिए उनको अलग अलग सिचुएशन जो है गेम की तरह हो जाता है एक तरीके से, उनको ऑनलाइन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट होता है फील्ड विजिट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, कि उसके बाद क्या होता है कि जैसे अगर सामने वाला बंदा थोड़ा सा भी ट्रेंड है या फिर थोड़ा सा भी उसको नॉलेज है किसी चीज के बारे में, तो वो क्या करेगा कि उसको फील्ड विजिट पे भेज देते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसके बाद कि किस तरीके से क्या काम होता है क्या काम नहीं होता। नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग द ट्रेनिंग, डिलीवर द कंटेंट यूजिंग एक्सपीरियंस ट्रेनर एंड मैनेजर्स, कि उसमें क्या होता है कि अपन कंटेंट को डिलीवर करते हैं किसके बेस पे, एक्सपीरियंस ट्रेनर के साथ और मैनेजर के साथ, किसके विद एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द सेल्स टीम, कि अगर यहाँ पे सेल्स टीम बैठी है, यहाँ पे मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव से बैठे हुए हैं, तो उनके बेस पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, कि उनको थ्योरी से ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे कि उनको क्या रहे कि उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट बना रहे हैं। इवैल्यूएशन फीडबैक, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग क्यूजेस, परफॉर्म एनालिसिस और फीडबैक सर्विस, कि आप जब अपनी सारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, कंडक्ट कर लिया अपनी ट्रेनिंग को, सब काम हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि अपन उसको ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस जानते हैं कैसे, क्विज करा करके, परफॉर्मेंस को एनालाइज करके, फीडबैक देख करके कि उसका फीडबैक क्या है, किस तरीके से काम करे, और मॉडिफाई करते हैं किस तरीके के फ्यूचर ट्रेनिंग अकॉर्डिंग। अगर आज अगर अपन ने कोई ट्रेनिंग करी, उस ट्रेनिंग में अपन ने देखा कि है ना इस तरीके से ये है ना नॉर्मली जो सेल्स पर्सन हो रहा है उसको ये दिक्कत आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे फिर, जो जो उसको दिक्कत आ रही है उस चीज को अपन उस चीज को आगे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें उसको ना करके जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, और आगे भी नई चीजों को अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। अब बेनिफिट क्या होते हैं इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के, इंक्रीज सेल्स रिवेन्यू, इससे सेल्स रिवेन्यू को इंक्रीज किया जाता है, इंप्रूव टीम कॉन्फिडेंस एंड मोरल, जिसमें टीम का कॉन्फिडेंस है और जिसका मोरल है उसको इंप्रूव किया जाता है। फास्टर ऑनबोर्डिंग न्यू सेल्स रेप्स, की ऑनबोर्डिंग जो सेल्स है उसको अच्छे से अच्छे रैप की जाती है, कि अच्छे से डील को क्लोज किया जाता है। रिड्यूस सुपरविजन एरर्स, की जब वो अच्छे से बंदा ट्रेंड हो जाएगा, जब उसको बंदे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, तो उससे क्या होगा कि सुपरविजन उसका कम होगा, तो बंदे को सुपरवाइज करने की नीड नहीं रहेगी, तो सुपरविजन कॉस्ट कम होगी और उससे एरर भी कम होगी। बेटर अलाइनमेंट विद कंपनी गोल्स, की जो सामने वाला पर्सन है अगर अपन उसके कंपनसेट प्लान अच्छे से करेंगे, उसको इंसेंटिव अच्छे से देंगे, उसको ट्रेनिंग अच्छे से देंगे, तो वो क्या होगा कि अपने कंपनी गोल और खुद की गोल्स को अलाइन करके एक साथ चल पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग कंपनसेशन प्लान, की कंपनसेशन प्लान को किस तरह से डिजाइन और एडमिनिस्ट्रेट किया जाना चाहिए, कि अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि सेल्स मैनेजमेंट कर लिया, उसके बाद अपन ने अपने जो प्लान ऑब्जेक्टिव है वो देख लिए, उसके बाद अपन ने स्टाफिंग कर ली, उसके बाद अपन ने क्या करा, अपने शॉपिंग में क्या करा, उसको अपन ने ट्रेनिंग दे दी। ठीक है, अपन ने ट्रेनिंग दे दी, अब उसके बाद उसको कंपनसेशन देखेंगे कि उसको किस तरह से कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। इसमें क्या आएगा, compensation plan is sales refer to structure method or for rewarding sales personnel through salaries, incentives, commission, bonus, benefit। तो जो compensation प्लान है वो सेल्स को रेफर करते हैं स्ट्रक्चर मेथड के थ्रू, जिससे कि क्या करता है सेल्स पर्सन को रिवार्ड करता है, किसके बेसिस, कैसे कैसे, सैलरीज के बेसिस पे, उसको इंसेंटिव के बेसिस पे, कमीशन के बेसिस पे, बोनस के बेनिफिट बेसिस पे, बेनिफिट और अदर बेनिफिट्स के बेसिस पे। अब अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इससे पर्क्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है कि उसको एक तो होता है मॉनेटरी पर्क्स हो सकते हैं और एक होता है नॉन मॉनेटरी पर्क्स हो सकते हैं। मॉनेटरी पर्क्स में क्या होता है, अपन ने उसको किसी चीज का पैसे दे दिए,
ठीक है कि जैसे अगर अगर बंदा अच्छा काम कर रहा है तो अपन चाहेंगे कि वो बंदा अपने साथ रिटेन करके चले, तो अपन ने क्या करा, मॉनेटरी फंड में अपन इसको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। ठीक है, या फिर उसके जो अगर बच्चे वगैरह हैं तो उसकी एजुकेशन का फंड अपन उठा रहे हैं, उसको मेडिकल करा दिया अपन ने। और वहीं पे नॉन मॉनेटरी फंड से मॉनेटरी पक्ष क्या हो जाता है कि अपन उसको रहने के लिए रूम दे दिया, फिर रहने के लिए ला दिया, उसको कार दे दी, या फिर और अदर जो अदर वैल्यू अदर आइटम्स है उसके थ्रू अपन उसको मोटिवेट कर सकें। इसमें क्या कहता है, ए वेल डिजाइन प्लान मोटिवेट्स द सेल्स टीम, अलाइंग देयर एफर्ट्स विद कंपनीज गोल एंड हेल्प्स अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। इसमें क्या होता है कि जो वेल डिजाइन प्लान तैयार किया जाता है एक्सपर्ट्स के थ्रू, उस एक्सपर्ट्स ने क्या करता है, सेल्स टीम होते हैं मोटिवेट करती है, अलाइन करती है कंपनी के गोल्स को साथ, उनको अट्रैक्ट करता है और टैलेंट को रिटेन करता है कि अगर अपन सामने वाले को अच्छे से अच्छे इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो पर्सन क्या करेगा वहां पे, एक अच्छे से उस चीज को काम कर पाएगा तो उसको अपन को पता होगा, उस बंदे को पता होगा कि आगे अगर मैंने अच्छे से काम किया तो मेरे को यही चीज अपने पर्सनल गोल भी अचीव हो सकते हैं। जैसे अगर अपन इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है कि सामने वाले बंदे को दो तरीके से मोटिवेट किया जाता है। या तो उसको इंसेंटिव दे दिया जाता है। इंसेंटिव कैसे दिया जाता है कि उसको, हाँ भाई अगर तूने है ना 10 लाख का काम करके दिया तो फिर 10% प्रॉफिट दे दिया, है ना, या फिर उसको 50,000 रुपीज दे दिए, या फिर उसको ओवरऑल है ना क्या नाम से रिवॉर्ड दे दिए, उसको कोई ट्रॉफीज वगैरह दे दी, सर्टिफिकेशन दे दिए, या फिर दूसरे तरीके से उसको क्या किया जाता है कि उसको फॉरेन विजिट करा दी, या उसको कार वगैरह दे दी, इस तरीके से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स कंपनसेशन प्लान की। इसमें क्या होता है कि मोटिवेट सेल्स पीपल टू अचीव टारगेट, कि अपन इसमें क्या करते हैं, जो सेल्स टारगेट है उसको उसको अचीव कराने के बाद उसको अपन उसको जो सेल्स पर्सन है उसको मोटिवेट करते हैं, रिवार्ड परफॉर्मेंस रिजल्ट की, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसको रिवार्ड देते हैं, उसके रिजल्ट के ऊपर रिवार्ड देते हैं, एंश्योर फेयरनेस एंड इंटरनल इक्विटी, कि अपन उसको क्या करते हैं, फेयरनेस के ऊपर की फेयरनेस दिखाते हैं कि बायसनेस नहीं है और इंटरनल अपने कोई भी उसमें रोल नहीं है कि अपन किस तरीके से उसके रिजल्ट को मैनेज कर पाए। रिटेन टॉप परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस टर्नओवर, की जो टॉप परफॉर्मेंस है उसको उसको कंपनसेशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए उसको रिड्यूस कर, उसको रिटेन करके चले, जिससे कि जो टर्नओवर है लेबर का वो कम हो पाए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल सेल्स कॉस्ट एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, कि अगर सेल्स टीम में अगर बंदा रिटेन करके नहीं चलेगा तो उससे क्या होगा, उसका लेबर का टर्नओवर का बढ़ेगा, लेबर टर्नओवर बढ़ेगा तो उसकी जो रिक्रूटिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, और रिक्रूटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो कंपनी का मार्जिन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वो कंपोनेंट ऑफ अ सेल्स कंपनसेशन प्लान, कि सेल्स कंपनसेशन प्लान जो होते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले होता है फिक्स सैलरी, कि स्टेबल मंथली पेमेंट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन इज इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो सेल्स पर्सनल है वो बंदा क्यों काम करेगा कि उसको मंथली एक पर्टिकुलर सैलरी तो मिलती रहे जिसके लिए वो लाइफ टाइम के लिए काम करता है। मान के चलिए कि अगर कोई पर्सन है और उसको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, अब जब उसको 25,000 रुपये मिल रहे हैं मंथली, तो वो ये चाहेगा कि वो 25,000 रुपये तो कमाए कमाए। तो वो कैसे कमाएगा कि चाहे वो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा ना कर पा रहा हो लेकिन उनको अचीव करने के लिए, क्योंकि उसको पता रहेगा कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसको अगले महीने सैलरी नहीं मिलेगी या फिर उसको निकाल देंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो उसको काम करेगा ही करेगा, वो थोड़ा बहुत भी करेगा करेगा वो। नेक्स्ट आता है कमीशन। इसमें क्या रहता है कि ये परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड विच डायरेक्टली लिंक इनकम एंड परफॉर्मेंस, की इसमें क्या करके चलते हैं कि अगर अपन ने उसको कमीशन देना है तो कमीशन किस बेस पे देंगे, कि मान के चलिए उसने 1 लाख का काम दिया, ठीक है, जब वो 1 लाख का काम दे रहा है तो कंपनी ने सेट कर दिया कि 1% ऑफ योर वर्क, 2% योर बिजनेस, 3% योर बिजनेस, जितना भी परसेंटेज है उसके बेसिस पे कमीशन दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि जैसे अगर उसका काम बढ़ेगा तो उसका इंसेंटिव बढ़ेगा, तो वो काम करने के लिए उसका कमीशन बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, अपने एफर्ट्स को डालेगा। उसके बाद है बोनस, एक्स्ट्रा रिवार्ड फॉर सरपास टारगेट लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सेशनल परफॉर्मेंस। इसमें क्या रहता है कि अगर सामने किसी कंपनी ने मान के चलते हैं तो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तो बाकी के सेल्स पर्सनल जो है वो सब काम कैसे तरीके से करेंगे कि उसको पता है कि सैलरी और कमीशन तो उसको पुराने प्रोडक्ट में मिल रहा है। बट अगर कंपनी करेगी कि कंपनी ने अगर ये गोल निकाल दिया कि अगर तुम नए प्रोडक्ट की भी सेल करते हो, अगर नए प्रोडक्ट को भी अच्छे से प्रमोट करते हो तो तुमको बोनस मिला जाएगा, तो उसके बेस पे वो क्या करेगा, वो नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने को ज्यादा अच्छा ट्राई करेगा, क्योंकि उसमें वो क्या करेगा, वो हो सकता है वो नए नए मार्केट जाए, कि पहले तो उसका काम चल रहा था कि पुराने मार्केट जो उसके पास थे उसी से कवर अप करके वो काम चला रहा था। बट जब उसको पता लगेगा कि बोनस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है तो उसके उसमें वो क्या करेगा, अपना एक्स्ट्रा टाइम देगा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देगा। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव, नॉन कैश रिवार्ड लाइक ट्रिप गिफ्ट एंड रिकॉग्निशन टू एनकरेज शॉर्ट टर्म अचीवमेंट, कि मान के चलिए इसमें क्या रहता है कि उसको मंथली टारगेट लेके चलता है, जैसे कोई कंपनी तो मंथली टारगेट में क्या रहा कि उस बंदे को जैसे 10,000 यूनिट सेल करने का प्रोग्राम दिया, तेरे को 10,000 यूनिट सेल करनी है, तो उसके बेसिस पे उसकी ट्रिप्स हो गई, गिफ्ट्स हो गई, उसको अलग तरह की रिकॉग्निशन दी जाए कि उसको हाँ भाई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ घोषित कर दिया जाए, या फिर उसको कोई
नॉन मॉनेटरी आइटम्स दे दिए, जैसे ट्रॉफीज वगैरह दे दी, या फिर उसको कोई ट्रिप गिफ्ट कर दी, या फिर उसको वैकेशन दे दी 2 3 दिनों के लिए, जिससे कि वो तो खुद मोटिवेट हो ही, साथ में जो उसके और भी सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर जो उसके साथ जो काम करने वाले हैं वो हैं, वो भी और ज्यादा मोटिवेट हो पाए। उसका बेनिफिट इंक्लूड मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, ट्रैवल अलाउंसेस। कि अगर कोई बंदा बहुत ही अच्छा काम करके दे रहा है, कि मान के चलिए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने को ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं, इसमें 10 बंदे हैं, उसमें से 3 बंदे ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का 80% का जो सेल्स है वो वही जनरेट करके दे रहे हैं, तो कंपनी क्या चाहेगी, इन 3 बंदों को हर तरीके से रिटेन करके चले, कि ताकि अगर वो कंपनी से निकलते हैं तो उनका जो 80% काम है उसकी जगह वो जो नए बंदे आएंगे, हो सकता है वो उसको अचीव ना कर पाए, या फिर हो सकता है वो और अच्छे से अचीव कर पाए, बट वो उनको रिटेन करने के लिए क्या करेंगे, उसको नए नए तरीके से रिझाएंगे। रिझाने से मतलब उसका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, उसका रिटायरमेंट प्लान दे दिया, उसका ट्रैवल अलाउंसेस दे दिया, और जैसे अपन बात कर रहे थे उसको घर वगैरह दिला दिया, इस तरीके से उसको अलग अलग तरीके से बेनिफिट देने की ट्राई करें। टाइप क्या होता है कंपनसेशन प्लान के, सबसे पहले आता है स्ट्रेट स्ट्रेट सैलरी प्लान। इसमें क्या होता है कि फिक्स पे होती है सेल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि अपन को चाहिए, सॉरी, इसमें क्या होता है इस सैलरी प्लान में, कि उसको फिक्स पे मिलता है, जो मंथली सैलरी होती है, जैसे कि जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स माने जाते हैं, जैसे सेल को छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका उसमें यही होता है कि तुम कितना ही काम करो, तुमको एक पर्टिकुलर सैलरी ही उतनी ही मिलेगी, तुमको और कुछ नहीं मिलेगा। कि मान के चले अगर कोई बंदा 2.5 लाख पर एनम पे, या फिर 2.5 लाख पर मंथ पे, वो फिक्स है, तो उसको 2.5 लाख पर मंथ ही मिलेंगे, उससे उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेट कमर्शियल प्लान। इनकम डिपेंड सोलली ऑन सेल्स। कि इसमें क्या होता है कि उसको कमीशन दे रहे हैं, अपन कमीशन दे रहे हैं, तो उस पे क्या होगा, तो जितनी सेल्स करेगा उसको उतना कमीशन मिलेगा। कि जैसे मान के चलता है कि कंपनी है, उसने क्या क्या आइडिया निकाला कि वो जो बंदा है वो जितना काम करेगा उसका 10% उसको मिल जाएगा, बाकी उसको सैलरी वगैरह कोई पार्ट नहीं मिलेगा। अगर उसने उससे ज्यादा स्लैब बना दी, कि अगर तूने 10,000 से 20,000 मतलब 100 से 200 लेके चलते, 100 से 200 प्रोडक्ट बेचे तो तुझे 10% मिलेगा। 200 से अगर तूने 250 बेच दिए तो तुझे 11% मिलेगा। अगर तूने 250 से अब बेच दिए तो 11.5 या फिर उससे ऊपर मिल जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान, मिक्स ऑफ सैलरी एंड कमीशन, बैलेंस इनकम सिक्योरिटी विद परफॉर्मेंस मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि दोनों का मिक्स कर दिया जाता है, कि सेल्स स्टेट का भी और कमीशन का भी। तो उसमें क्या होगा, जो मंथली सैलरी उसको वो तो मिलेगा मिलेगा, साथ में उसको कमीशन मिलेगा, कि जिससे क्या होगा, वो ओवरऑल बूस्ट रहेगा। कि उसको पता है कि सैलरी तो मुझे मिल रही है, लेकिन अगर मैंने और अच्छे से काम किया, और अच्छे से अगर मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पाया, तो हो सकता है मुझे और अच्छे से कमीशन वगैरह मिल जाए। नेक्स्ट आ रहा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंपटीशन डिजाइन, कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट। कि इसमें क्या होता है, कंपटीशन प्लान को किस तरह डिजाइन करना चाहिए, कि जो नई प्रोडक्ट का नेचर है और उसकी मार्केट है उसके अकॉर्डिंग। मान के चलो कि अपन का है ना किसी सिटी में काम कर रहे हैं, वहां पे है ना जैसे रूरल एरिया है, ठीक है, और वहां पे अपन है ना अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग अपन कोई माल बेच रहे हैं, तो वहां पे मार्केट ही नहीं है उसका, और जो उसको मार्केट नहीं, वो बिकेगा ही नहीं, तो और अपन उसके अकॉर्डिंग उसका कंपटीशन डिजाइन करते हैं, तो कैसे करके वो अचीवेबल नहीं होगा। नेक्स्ट होता है एक्सपीरियंस स्किल लेवल ऑफ सेल्स पर्सनल। कि अपन को उसके सेल्स जो पर्सन, जो सेल्स पीपल है, जो सेल्स लीडर है, या फिर क्या बोलते हैं जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी अपन को उसको इंसेंटिव देना चाहिए, फिर कंपनसेशन देना चाहिए। कि ये नहीं कि एक बंदा वेल क्वालिफाइड है बट अपन उसको एक ग्रेजुएट लेवल की कंपनसेशन प्लान कर रहे हैं। कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन पॉलिसीज, की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, कि ये ना हो कि एक बड़ी से बड़ी कंपनी है, कि उसका ब्रांड इमेज अच्छी है, बट वो अपने सेल्स पर्सन को काम ही नहीं दे पा, जो अपने सेल्स पर्सन है उसको पेमेंट नहीं कर पा रही। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर कंपनसेशन प्रैक्टिस। कि जो कॉम्पिटिटर है उसका कंपनसेशन प्लान किस तरीके का है, उसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आता है सेल्स साइकिल ड्यूरेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कि जो सेल्स साइकिल ड्यूरेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए, कि किस तरीके से वो सेल्स चल रही है उनकी। अगर वो मंथली सेल्स करे तो मंथली के बेसिस पे, अगर वो एनुअली वो देख रहे हैं, तो कंपनसेशन जो है कंपनसेशन किस तरीके से, कि जो कमीशन है उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो अपन वहां पे एक तरीके से उसको मैनेज करके चल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनसेशन प्लान, की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए कंपनसेशन प्लान को। तो क्लियरली कम्युनिकेट पे स्ट्रक्चर, कि जो सामने वाला बंदा है उसके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि तुम्हारा पे स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको अपने पेमेंट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एंश्योर टाइमली पेमेंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी। कि उसको टाइम टू टाइम पेमेंट मिलते रहना चाहिए, कि उसके साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि किस तरीके से वो काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, उसको टाइम टू टाइम पेमेंट की। मान के ये चलिए कि जैसे उसने जनवरी में काम किया और उसको मार्च में जाके पैसा मिल रहा है, तो यार जब उसको 2 महीने वेट करना पड़ रहा है, तो 2 महीने में वो किस तरीके से उस चीज को मैनेज करेगा, तो वो आगे उसके साथ उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है
रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्ट प्लान बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड एंड परफॉर्मेंस। तो उसको रेगुलर रिव्यू करना चाहिए और एडजस्ट करना चाहिए प्लान बेस्ड मार्केट ट्रेंड्स और परफॉर्मेंस को, कि मार्केट में वो ट्रेंड चल भी रहा है या नहीं चल रहा, उस अकॉर्डिंग है ना उसको काम करना चाहिए और उनको रेगुलर रिव्यू करना चाहिए। अलाइन विद कंपनी स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव्स, कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्ट्रेटेजीज है, उसको अलाइन करते हुए सामने वाले बंदे के पर्सनल गोल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या जाती है सेल्स कंपनी प्लानिंग की? ड्राइव हाई परफॉर्मेंस एंड टारगेट अचीवमेंट, कि जो कंपनी है उसकी हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसको टारगेट को अचीव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रमोट जॉब सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी, कि है ना जो सामने वाला बंदा है उसको जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और उसकी लॉयल्टी है वो प्रमोट होनी चाहिए। हेल्प मैनेज कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी, कि वो क्या होता है कि उसके प्रोडक्टिविटी के बेस के उसको उसके कॉस्ट को मैनेज करते रहना चाहिए, जिस तरीके से वो क्या हो उसके काम में कोई दिक्कत नहीं, अड़चन नहीं है। बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव मोटिवेशन सेल्स फोर्स, कि उसकी कंपटीशन जो है उसके मोटिव जो सेल्स टीम है उसको कंटिन्यूस कॉम्पिटिटिव बनाए रखना चाहिए और मोटिवेटेड रखना चाहिए, कि किस तरीके से उसके सेल्स फोर्स है वो काम करे और वो खुद किस तरीके से काम करे।